नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। एमपी को इंतजार है अपने सूबे के नई मुखिया का। रोज कोई एक नाम दिन भर हवा में तैरता है, कुछ घंटों तक उनके समर्थकों के खून को बढ़ाता है और देर शाम तक छलका देता है। बीते 6 दिनों से यही सिलसिला चल रहा है। प्रबल दावेदारों में मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा, बहुत सारे नाम हैं। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बीते कई सालों से ऐसे निर्णायक मोड़ पर अचानक चौंका भी देता है। लिहाजा जो भी व्यक्ति आश्वस्त है या कयास लगा रहा है, उसे निराशा भी हाथ लग सकती है। जहां पर ज्यादातर नेताओं की सोच खत्म होती है, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सोच शुरू होती है। तो तय तभी होगा जब सोमवार को विधायक दल की बैठक की औपचारिकता चल रही होगी। उसी वक्त एक कॉल दिल्ली से आएगा केंद्रीय पर्यवेक्षक के पास, या बैठक से पहले आ चुका होगा। बीच बैठक में वो उस नाम को उच्चारित करेंगे और फौरन उस पर सहमति बनवा ली जाएगी, ऐसे कयास हैं। इधर दावेदारों की सांसें अभी तक तो संयत नहीं होंगी, क्योंकि सभी को किसी ना किसी समीकरण के हिसाब से ये लग रहा है कि वे इस पद के सर्वथा मुफीद हैं, क्योंकि ये वजह उनके पक्ष में जाती है। कोई जातिगत समीकरण के हिसाब से खुद को काबिल समझ रहा है, कोई सुदीर्घ सत्ता के अनुभव के आधार पर, कोई सफल संगठनकर्ता के कारण, तो कोई चुनाव में मिली जिम्मेदारी के 100% रिजल्ट देने के कारण। बीजेपी के अनुशासन की इस बात को लेकर जरूर दाद देनी होगी कि उसके नेता कार्यकर्ता हवा का रुख भांप कर जुबान पर नियंत्रण रखते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब तक शिवराज सिंह चौहान का नाम पुख्ता नहीं हुआ, कोई नहीं कहेगा कि डबल इंजन सरकार की जीत है या लाडली ने कमाल किया। अमूमन आप चुनाव जीतने के बाद बधाइयों से रंगे पोस्टर शहरों में पटे पड़े देखते आ रहे होंगे, जिनमें नेताओं के अलावा उनके आकाओं का भी मुस्कुराता चेहरा लगा होता था। अभी जो विधायक जीते, उन्होंने अपने बधाई के या तो बहुत ज्यादा पोस्टर नहीं लगाए, या लगाए भी तो ऊपरी श्रृंखला में सभी वरिष्ठ नेताओं के चेहरे चिपकाए गए हैं। क्या पता कौन सीएम बन जाए। खैर, तो आज बात इसी की करेंगे कि मुख्यमंत्री चयन में इतना विलंब क्यों हो रहा है, कहां फंस रहा है पेंच, या कोई पेंच ही नहीं है। ऊपर वालों ने कोई एक नाम तय कर लिया है और अब सभी को उस नाम के लिए सहमति बनाने का काम दिया जा रहा है। क्या शिवराज की प्रशासनिक अतिसक्रियता किसी संकेत का नतीजा है या विनम्र चुनौती? बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। तो अभी तक की तय खबरों के मुताबिक सोमवार की सुबह से पहले एमपी को उनका नई सरकार का मुखिया मिल जाएगा। रोज एक न एक बड़ा नाम हवा में तैरता है और फिर सियासी आसमान में उमड़ घुमड़ कर बिना बारिश के धूप खिल जाती है। कभी शिवराज सिंह चौहान की ताजपोशी की खबरें आती हैं, कभी प्रहलाद पटेल के मुखिया बनने की सुगबुगाहट तेज हो जाती है, कभी नरेंद्र सिंह तोमर को बधाई देने वाले पोस्टर लग जाते हैं, कभी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा का नाम जोरों से चर्चा में आ जाता है। अभी तक बीजेपी ने यह तय नहीं किया कि सूबे की कमान किसे सौंपना है। पर्यवेक्षक आएंगे, रायशुमारी करेंगे। हालांकि जानकार मानते हैं कि रायशुमारी करने वाले सिर्फ संदेश वाहक का ही काम निभाएंगे। नाम ऊपर से ही तय होगा, संभवतः हो चुका होगा, और उसकी काबिलियत में सबसे बड़ा फैक्टर सिर्फ यही देखा जा रहा है कि 2024 के लिए वो कितना उपयोगी साबित होगा। जाहिर है कि इस क्रम में उसकी लोकप्रियता से ज्यादा उसका जातिगत आधार, लोगों और खास तौर पर संगठन के अंदर उसकी ग्राह्यता के पैमाने को भी पार्टी परख रही होगी। हालांकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि ना तो ये कोई मुश्किल काम है और ना ही इसमें कोई जल्दबाजी करने की जरूरत है। पार्टी सब कुछ विधिवत तरीके से तय करने के बाद घोषणा कर देगी। 11 तारीख को शाम को 4 बजे ऑफिशियली विधायक दल की बैठक है और हमारे तीनों पर्यवेक्षक 11 तारीख को सुबह यहाँ पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए जो अच्छा और उचित होगा, हमारा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी और केंद्रीय नेतृत्व हमारा इस पर बखूबी अच्छा निर्णय करेगा, और जो निर्णय आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को श्रोधार्य होगा। इस चुनाव ने कांग्रेस को ऐसे सन्निपात में पहुंचा दिया है कि उसके मुंह से बोल भी नहीं फूट रहे। उसे इतना मत भी जनता ने नहीं दिया कि वो दम से सत्ता पक्ष का किसी मसले में अभिमत भी मांग सके। यूं ही ये मामला विशुद्ध तौर पर बीजेपी के संगठन का निहायत निजी मामला है। लिहाजा वो पार्टी क्या सवाल करे
जिसके संगठन में ही इस हार के बाद कई तरह के सवाल अंदरूनी और जाहिरा तौर दोनों ही तरह से उठ रहे हैं। फिर भी कुछ ना कुछ सवाल तो उसे करने हैं, लिहाजा वो इतना ही कह सकती है कि बीजेपी कुछ तय नहीं कर पा रही, या फिर उनके यहाँ तो सारे निर्णय दिल्ली से ही लिए जाते हैं, वगैरह वगैरह। दो ही कारण हैं, या तो भाजपा में जूतम पेजार हो रही है इस विषय को लेकर, या फिर दिल्ली में उसका सौदा नहीं हो पा रहा है। अन्यथा 8 दिन बीत जाने के बाद कोई विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपना मुख्यमंत्री नहीं चुन पाए, इसका उत्तर तो भाजपा को देना चाहिए। पहाड़ जैसा जनमत लेके आई बीजेपी की इस जीत के असल शिल्पी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रिय इमेज थी, या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली योजना का ये कमाल था। इसका विश्लेषण करने में यूं तो ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी नारे के साथ बीजेपी ने ये चुनाव लड़ा था। लेकिन बीजेपी ने सेमीफाइनल भले ही जीत लिया हो, मगर उसके ध्यान में है फाइनल मैच जो 2024 में खेला जाएगा, और उस टीम के लिए खिलाड़ी चयन भी तो उसी स्तर का होना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। उन मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है भूपेन गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता भी हैं। भूपेन जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान डॉक्टर दुर्गेश केशवानी, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, दुर्गेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और तीसरे मेहमान हैं दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं दुर्गेश जी से। तो दुर्गेश जी, ये बिल्कुल विधायक दल की बैठक के वक्त ही तय होगा, या फिर कुछ एक आध नाम तैरा दिया गया हवा में कि भाई सहमति बनाइए इनके नाम पर? भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि है, और संगठन जैसा दिशा निर्देशित करता है अपने कार्यकर्ता को, फिर वो चाहे कार्यकर्ता बूथ का हो, बूथ के कार्यकर्ता से लेकर माननीय प्रधानमंत्री तक, सभी कार्यकर्ता भाव से ही पार्टी में काम करते हैं। जैसा संगठन दिशा निर्देशित करता है प्रत्येक कार्यकर्ता को, कार्यकर्ता अक्षरशः उसका पालन करता है। और निश्चित रूप से चूंकि भारतीय जनता पार्टी सामूहिकता से निर्णय लेती है, सबने सबके साथ, हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व बैठकर जिस नाम पर मोहर लगाएगा, बाकी सभी कार्यकर्ता उसके साथ चट्टान की तरह खड़े रहकर, जो हमारी प्रदेश की जन कल्याण की योजना है, केंद्र की जन कल्याण की योजना है, और प्रदेश की जो 8.5 करोड़ जनता है उसकी कैसे अच्छे से अच्छी सेवा की जाए, उसके लिए सब कटिबद्ध है। और वो पूरे सब लोग मिलकर प्रदेश की जनता के हितों की चिंता करेंगे। ठीक है, भूपेन जी को इन कर लेते हैं। भूपेन जी, क्या आपको समझ आ रहा है, क्या क्यों विलंब हो रहा है? क्या अभी तक सीएम का चेहरा सामने नहीं आने के पीछे क्या राय है कांग्रेस की? जो सब कुछ सामने है वो दिखाई पड़ रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, उन्हें तय करना है कि क्या करना है। लेकिन जो जनता को दिखाई पड़ रहा है वो ये है कि इस गाड़ी को धकेलने के लिए 6-7 इंजन लगाए गए थे, उनमें से 2 इंजन तो पटरी से उतर गए, तीसरा इंजन जो पटरी पे नहीं थे, पटरी पे आना चाह रहा था, वो चुनाव हार गया। तो अब जो है इसमें दिक्कत क्या है, एक जिन इंजनों के बीच में चॉइस का झगड़ा चल रहा है, उसके अलावा एक इंजन अलमस्त अपने जो है फ्लाइंग किस दे रहा है जनता को। दिक्कत क्या है तय करने में? भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी हुंकारें इस बात की भरती है कि हमारे यहाँ तो फैसले चुटकियों में होते हैं, तो ये चुटकियां बजी नहीं रही हैं, तो इन्हें जो है फैसले करना चाहिए और फैसले करके एक सरकार देना चाहिए। आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरफटगुल में या इस जो कवायद में इस तथ्य को भुला दिया गया है कि 3 तारीख को इस प्रदेश में चुनाव का परिणाम आया। परिणाम आने के बाद जो सरकार होती है वो अपना त्याग पत्र पेश करती है। त्याग पत्र पेश करने के बाद जो है गवर्नर साहब उनको जब तक नया नेता नहीं चुना जाता है तब तक के लिए जो है एक कार्यकारी सरकार चलाने के लिए अनुमति देते हैं। क्या ये फॉर्मेलिटी हुई है? अभी कौन सी सरकार चल रही है? जो सरकार समाप्त हो चुकी है वो सरकार क्या वैधानिक रूप से उसको चलाने के लिए गवर्नर साहब ने कोई विधिवत उनको अनुमति दी है? फैसले भी हो रहे हैं। ये जो मजाक चल रहा है और जिस तरह से एक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है जो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का,
ठीक है। उसका माहौल बनाया जा रहा है, माहौल इस बनाया पर जा रहा चर्चा होना चाहिए चर्चा करेंगे और इस जरूर। चर्चा को सामने लाया जाना चाहिए ठीक है। कि वो अपना जो है रेजिग्नेशन दे गवर्नर साहब को, गवर्नर साहब उन्हें अनुमति दे जो है टेम्परेरी मुख्यमंत्री के रूप में ठीक है, सरकार आऊंगा सर। पहला सवाल वक्त फिर वो दिया आपको, सरकार- दिनेश जी को इन कर लेते हैं। दिनेश जी, दोनों से नाम पूछे नहीं जा सकते, आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं। कौन आपको लगता है कि भाई दौड़ में शिवराज जी सबसे आगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, प्रहलाद पटेल जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, वीडी शर्मा जी, या फिर कोई नए जी? आपका आकलन क्या कहता है? प्रवीण जी, जो सबसे आगे होता शायद उसका नाम अनाउंस हो जाता। अभी तो लोग दौड़ रहे हैं, हाँप रहे हैं कि कब तक नाम अनाउंस होगा, और ये केवल मध्य प्रदेश के कारण नहीं हो रहा है। आप देखिए ना, दूसरे राज्यों में भी इसी तरह की स्थिति है, और वहाँ अभी भी चुनाव के बाद कांग्रेसी मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। तो जो फैसला होना है वो मध्य प्रदेश के कारण रुका हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो रुका होगा पड़ोसी राज्यों के कारण रुका होगा। वहाँ जो पार्टी की रणनीति होगी पहले वो वहां इंप्लीमेंट करना चाहिए। अच्छा, एक मिनट आपको रोकूंगा, आपने कहा मध्य प्रदेश का नहीं रुका होगा शायद, यानी एमपी में तय कर लिया होगा। आपको लगता है कौन सा नाम ऐसा हो सकता है जो बिल्कुल आगे दिख रहा है आपको? देखिए, जो उन्होंने तय किए होंगे वो सब आप देखिए कि दिल्ली से उनमें रवाना कर दिए लोगों को कि आपको भोपाल में रहना, वहां दिल्ली नहीं रहना है, आप तो भोपाल जाइए और वहीं का मोर्चा संभालिए। लेकिन जो कवायद है उस कवायद में कहीं ना कहीं पार्टी जो देख रही है ना, बहुत सारे इक्वेशन देख रही है। क्योंकि जो आप प्रवीण जी 2003 याद करिए, जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नेतृत्व के बारे में तय हुआ था, एक जगह उमा भारती, वसुंधरा राजे सिंधिया और डॉक्टर रमन सिंह, ये लीडरशिप 23 तक हम देख रहे हैं कि लगातार चल रही है। अब पार्टी आगे की लीडरशिप को देख रही है कि इसके बाद क्या, यदि एक ही तरह के नेता, एक ही एज ग्रुप के नेता जो पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज्य में नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हें आगे और कितने साल ले जाना है, ये पार्टी के भीतर कोई ना कोई सोच है। इसी के कारण उन्होंने बहुत सारे जो चेहरे दिए थे, वो केवल चेहरे इसलिए दिए थे कि एक आदमी को वो हार जीत की जिम्मेदारी नहीं देना चाहते थे। प्रधानमंत्री जी ने खुद को अपने चेहरे को भी दांव पर लगाया था कि ऐसा ना हो कि केवल एक आदमी को आप इसका श्रेय जाए। तो उन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी में जो भी परिवर्तन करना है, जो नई लीडरशिप लाना है, उसके हिसाब से पार्टी ने सोच रखा है। और मुझे लगता है कि सबसे पहले वो राजस्थान का जैसे इशू सॉल्व हो जाएगा, बाकी राज्यों में भी जो उनको अनाउंस करना है उसके बाद पार्टी अनाउंस कर देगी। एक बार इन कर लेते हैं दुर्गेश जी को। दुर्गेश जी, ये कहीं ऐसे वाली बैठक जो एक बार मुझे याद है जब शिवराज जी चुने जा रहे थे 2.5 साल के लिए, तब बहुत हंगामेदार विधायक दल की बैठक हुई थी। वैसा कुछ माहौल तो नहीं बनेगा, या फिर सब कुछ बिल्कुल स्मूथ होगा, तय हो गया है? जैसे दिनेश जी कह रहे हैं कि भाई तय भी हो गया, संकेत भी मिल गए कि जाइए एमपी में संभालिए, तो जो संभालने बीजेपी दफ्तर आ रहे हैं उन्हीं में से ही कोई एक नाम होगा क्या? देखिए प्रवीण जी, जो भी होगा स्मूथली होगा। कहीं कोई भाजपा में सरपटोवल, मान मनोबल जैसी कहीं कोई स्थिति नहीं रहती है, क्योंकि संगठन प्रत्येक कार्यकर्ता के दायित्व की चिंता करता है। किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व देना, ये हमारा संगठन तय करता है और वो कार्यकर्ता उसका निर्वहन करता है। पर मैं तो दाद दूंगा हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी भूपेंद्र गुप्ता जी, जो हार की समीक्षा नहीं कर रहे हैं कि इस कदर से, जिस तरह से जनता ने इनको नाकार दिया और जनता ने इन लोगों को सबको घर बिठा दिया, उसके बावजूद भाजपा का अंदरूनी मामला होते हुए भी ये पूरी तरह से उसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं। पूरी अपनी रायशुमारी, अपनी बातें, पूरा जो इनके पास ज्ञान का, अति ज्ञान का जो भंडार है वो उड़ेलना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि भूपेंद्र भैया थोड़ा ध्यान अपनी पार्टी पर दे दो। उस पार्टी का, जो देश की पुरानी पार्टी है, उसका थोड़ा सा भला हो जाएगा जब आप उसके बारे में चिंता करेंगे। हमारे बारे में चॉइस का झगड़ा है, इसका झगड़ा है, कहीं कोई झगड़ा नहीं है। झगड़े के परिणाम ये नहीं आते हैं कि लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है। झगड़े के परिणाम ये होते हैं जो आप अभी भी अपनी पार्टी को देखेंगे ना, जब झगड़ों के बाद के जो परिणाम आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि संभलने की भी मौका नहीं मिलता है। अब आपसे मेरा निवेदन है, ये आरोप प्रत्यारोप करने का छोड़कर आप अपनी पार्टी पर ध्यान दीजिए। कैसे कार्यकर्ता का आपके मनोबल बढ़े उसकी चिंता करिए।
आप हमें संगठन के बारे में न सत्ता के बारे में, हमें आपका कोई ज्ञान चाहिए नहीं। आप जनता के हितों की पिछली सरकार में भी बात नहीं कर पाए और आगे भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप इन सब चीजों से परे होकर सिर्फ भाजपा में अंदरूनी क्या चल रहा है उसकी चिंता करते हैं। इसकी चिंता करना छोड़ दीजिए। हमारे पास पर्याप्त नेतृत्व है, हमारा नेतृत्व सब तय करेगा और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, प्रदेश का भला होगा जैसे पहले पूर्व में होता है। इस बार भी 8.5 करोड़ जनता को भला होगा। कैसे हमारी जन कल्याण की योजनाएं जनता तक पहुंचे, जवाब ले लेते, डबल इंजन की सरकार जवाब लेते। भूपेन जी, मरीज आपके घर में है, जो भाव में समझ पाया वो कह रहे हैं मरीज आपके घर में है, आप पड़ोसी की सेहत को लेके की फिक्र में दुबले हुए जा रहे हैं, तो कह रहे भाई आप पहले अपने घर के मरीज की चिंता कर लीजिए, पड़ोसी की सेहत तो टनाटन है, ऐसा उनकी बात से ध्वनित हो रहा है। भूपेन जी, वो हो सकता है, वो सही कह रहे हैं, उन्हें बहुत बधाई। पहली चीज तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके चैनल पे आके डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी को बधाई दूंगा इनकी अगर लैंडस्लाइड विक्ट्री आएगी। तो चूंकि इनकी लैंडस्लाइड विक्ट्री आ गई इसलिए मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ और तहे दिल से जो है जनता ने जो हमें जनमत किया मिठाई ड्यू रही भूपेन भाई, मिठाई ड्यू है, आपको मिठाई भी खिला देंगे, कोई समस्या नहीं। जी। रही बात ये कि चूंकि एक मैंने पहले ही कहा कि इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन डिबेट हो रही है और आप मुझसे कोई प्रश्न कह रहे हैं तो मुझे उसका जवाब देना है। ठीक है। दूसरी चीज, देरी क्यों हो रही है इसका जवाब तो इन्हें देना चाहिए, जिस पर तो ये सब बात ही नहीं कर रहे। दिनेश जी ने बहुत सारा जो गर्द हटा दी है और उन्होंने रोशनी दिखा दी है, तो उस रोशनी में ये है कि मध्य प्रदेश के हितों का कोई ध्यान नहीं है। पड़ोस में चूंकि जो है इन्हें कोई फैसला करने में दिक्कत आ रही है, वहां की परिस्थितियां भिन्न है, इसलिए मध्य प्रदेश को जो है टाला जा रहा है। ये मध्य प्रदेश की सेहत के साथ ठीक नहीं है। दूसरा, मैंने एक वैधानिक सवाल उठाया, उस पर भी इन्होंने कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तो अगर ये उत्तर देते तो बहुत अच्छा होता। और मैं जो है आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे याद दिलाया। तो हम अपनी पार्टी में बिल्कुल समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम अपने घर में अपने कमरों में बैठ के, अपने जो है दफ्तर में बैठ के उसकी समीक्षा कर रहे हैं। उसकी हम टीवी पे तो समीक्षा कर नहीं सकते। तो आप जब भी आपको उचित लगे हमारी समीक्षा के परिणाम सामने आएंगे, पीपीटी शेयर कर देना आपसे दुर्गेश जी के साथ जो बनी हो पीपीटी। मैं कह रहा हूँ समीक्षा की पीपीटी शेयर कर दीजिएगा दुर्गेश जी के साथ, तो वो खुश हो जाएंगे कि हाँ आप लगे हो, मतलब आपका ज्ञान वहाँ काम आ रहा है। वो कह रहे थे कि वहाँ आना चाहिए। हमारा कोई ज्ञानी नहीं, हम लोग अज्ञानी है भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से, और ये लोग तो विश्वगुरु हैं और इनके विश्वगुरु की पताका हम लोगों को माननी पड़ रही है। जनता भी मानने लग गई है, इलेक्शन कमीशन भी मानने लग गया है, ईवीएम मशीन भी मानने लगी। तो ये तो सारे जब क्या व्यक्ति, क्या मानव पुरुष, क्या मशीन, सब इनके लोहा मान रहे हैं, तो हम भी मानते हैं लोहा, उसमें क्या दिक्कत है। और आपको मैंने बधाई दे दी है, लड्डू की बात है, कहीं ना कहीं वो भी हो जाएगा। ठीक है, दिनेश जी को इन कर लेते हैं। बड़ी मिठास भरी बहस होती जा रही। दिनेश जी, अब हम अगर एक एक का संक्षिप्त आकलन करें, भाई शिवराज जी क्यों, सिंधिया जी क्यों, कैलाश जी क्यों, प्रहलाद पटेल जी क्यों, यदि इतने नाम जो आगे आ रहे हैं, वीडी शर्मा जी क्यों, तो इनमें क्या आपको लगता है कि इस सबका कॉमन क्यों है, क्या होगा? देखिए, दो क्यों तो मैं बता सकता हूं कि शिवराज जी क्यों होना चाहिए, क्योंकि शिवराज जी ने, देखिए आप, उनकी जो एक योजना थी लाडली बहना योजना, निश्चित तौर पर इसने एक बहुत माहौल बदलने में अहम रोल प्ले किया। नहीं, मगर कैलाश जी तो कह रहे हैं कि क्या छत्तीसगढ़ में थी लाडली और राजस्थान में थी क्या? भी उनका नजरिया हो सकता है, मैं अपने नजरिए से बता रहा हूं, क्योंकि उनको शायद वो उस चश्मे से देखना नहीं चाहते, क्योंकि वहां दूसरे भी बहुत सारे कारण होंगे। और राजस्थान में तो हर साल सरकारें बदलती हैं, छत्तीसगढ़ की जो परिस्थितियां वो थोड़ा सा अलग होंगी। लेकिन देखिए, जो मेहनत शिवराज जी ने की है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। यदि आपको लग रहा था कि शिवराज जी काबिल नहीं है, उनके कारण चुनाव हार जाएंगे, तो हटा देते उनको पद से, कोई दिक्कत थोड़ी थी किसी को, वो तो उस वक्त भी हट जाते। यदि आप अभी हटाना चाहते होगे तो अभी भी वो कहाँ है, वो तो अपना काम कर रहे हैं, कोई प्रशासनिक कामकाज नहीं कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मैं तो पार्टी का काम कर रहा हूँ, ये पॉलिटिकल मैसेजिंग का काम तो वो कर ही रहे हैं ना। आप देखिए, जितने जो दूसरे नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि कोई शिवराज जी का रोल नहीं, एक भी आपको दिख रहा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी के हिसाब से ये पार्टी के लिए काम कर रहा हो? सारे नेता भोपाल में इधर उधर कहीं ना कहीं वो मूव करके केवल आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।
तो आप देखिए, जो दूसरा बीडी शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा संगठन को महत्व दिया जाता है। यदि आप सरकार को नहीं मान रहे हैं, कार्यकर्ता को मान रहे हैं, कि संगठन का काम मान रहे हैं, तो पार्टी अध्यक्ष वो हैं। उन्होंने, आप देखिए कि जब वो 2020 में जब वो अध्यक्ष बने थे, उसके बाद उपचुनाव में भी सफलता मिली, नगरीय निकाय के चुनाव में भी सफलता मिली, पंचायत के चुनाव में भी सफलता मिली, तो उनका दावा तो बनता है। और ये परंपरा रही है, यदि कोई पार्टी अध्यक्ष होता है, उसके नेतृत्व में यदि, हाँ, उनके नेतृत्व में यदि चुनाव जीतती है तो उनको पुरस्कृत किया जाता है। यदि मुख्यमंत्री नहीं बनाना होगा तो हो सकता है केंद्रीय मंत्री की योजना हो, लेकिन अल्टीमेटली वो आगे 20 साल की राजनीति का चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पार्टी यदि उनके साथ जाना चाहती होगी तो निश्चित तौर पर एक विकल्प, बेहतर विकल्प है वो, उन पर विचार हो सकता है। तो बाकी जो लोग हैं, जो मेरा एक चीज है, क्योंकि आप जितने भी नेता हैं वो 60 प्लस के हैं, और इन 60 प्लस के नेता के साथ जो समस्या लोगों को शिवराज जी के चेहरे के साथ थी कि साहब एक जनरेशन पूरी खत्म हो गई, तो अब यही आप किसी और को बिठा के, उसी एज ग्रुप के किसी को बिठा के फिर यही पीड़ा लोगों की होगी कि साहब अब क्या करेंगे, तो शिवराज जी हटे तो फिर नरेंद्र जी आ गए, या फिर कैलाश जी आ गए, या प्रहलाद जी आ गए, तो हम लोग कहाँ जाएं। तो एक जो अगली पीढ़ी इंतजार कर रही है, हो सकता है कि उसे इंतजार ना कराए पार्टी और मौका दे दे। महत्वपूर्ण बात एक बात दुर्गेश जी को करते हैं। दुर्गेश जी, आपने दिनेश जी की पूरी बात सुनी, तो आपको लग रहा है कि भाई, और ये बात सही भी है कि भाई बीडी शर्मा, अगर हम पूरे तथ्य और आंकड़े देखें तो बड़े शुभंकर तो हैं पार्टी के लिए। वो चुनाव जब से अध्यक्ष बने तब से आप लोग लगातार जीत रहे हैं, वो भी क्यों नहीं होना चाहिए सीएम? देखिए, निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी शुभंकर हैं और वरिष्ठ नेता हैं मध्य प्रदेश के। पार्टी, मैंने बताया ना, हमारे यहाँ पे ये परिपाटी नहीं है कि हम अपने दायित्व के लिए सोचें। दिनेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत लंबे समय से वो राजनीति को करीब से देख रहे हैं, और जितने नाम आपने गिनाए हैं उनके साथ बैठ के, उनके साथ इफ एंड बट्स पर चर्चा भी करते रहे हैं। पर क्योंकि हमारे यहाँ पे हम दायित्व, कोई भी कार्यकर्ता हो, अगर आज हमारे माननीय वीडी शर्मा जी हैं, आज प्रदेश अध्यक्ष बने, तो ये दायित्व उन्होंने तय नहीं किया था आपने, ये हमारे संगठन ने तय किया उनके लिए कि उनको संगठन का मुखिया यहाँ बनना है। तो ये सामूहिकता से जो निर्णय लिए जाते हैं वो इस तरह से होते हैं। और निश्चित रूप से जब जिस कार्यकर्ता को दायित्व देना है, संगठन चिंता करता है उसकी। आज मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता के लिए पार्टी ने तय किया है कि मैं पार्टी की रीति नीति आपके समक्ष बैठकर रखूं, तो मैं उसका निर्वहन कर रहा हूं। कल पार्टी मुझे जिस दायित्व में देगी, मैं उस दायित्व का निर्वहन करूंगा। ये तो संगठन तय करता है हमारे यहाँ प्रवीण। ठीक है, एक बार भूपेन जी करते हैं। भूपेन जी, ये आपके यहाँ जो इस हार के बाद से कुछ मंथन, कुछ फेरबदल, कई तरह की खबरें आ रही हैं कि कुछ यहाँ आपके यहाँ भी चेंजेस होंगे, ऐसा कुछ है? क्योंकि अब जो बिल्कुल नजदीक है, आपके पास तो अब तैयारी का वक्त नहीं बचा लोकसभा के लिए, अब इतना कम वक्त है, तो आपको लगता है कि अगर बहुत जल्दी संगठन को कसा नहीं गया तो मुश्किल हो जाएगी 2024 में भी? नहीं, निश्चित रूप से जो है संगठन की कस और उसी को आगे बढ़ाने का काम है। तीसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी जो पार्टी है उसके हमारी कोई वोट थोड़ी गिरी है, हमारा वोट इंटैक्ट है। बीजेपी को कहीं से जो है एक अदृश्य शक्ति से जो है 8% एक्स्ट्रा वोट मिला है, उस पर हम लोग निश्चित रूप से विचार करेंगे। मेरी आपत्ति है भूपेन भाई, जनता जनार्दन ने फैसला किया है। अगर आपका कहने का मतलब ये हुआ कि जनता अदृश्य हो गई। सुन लीजिए दुर्गेश जी, आप बोल रहे थे तो मोहन सुनते रहे, क्या कहना चाह रहे हैं? इनके सुरजेवाला जी कहते थे कि जनता राक्षस है, अब ये कह रहे हैं कि अदृश्य शक्ति है जनता। तो ये किस तरह के बयानबाजी? इसीलिए आपको ये लगता है जब आप जनता की सेवा करोगे ना, तब आपको अदृश्य शक्ति नहीं लगेगी। जवाब लेते भूपेन जी का, भूपेन जवाब पूरा करिए। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी कि जिस पे दुर्गेश जी इतने बेचैन हो जाएं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कई बार उत्तेजना हो जाती है। नहीं, कोई नहीं, मैं तो विनम्र हूं भैया। मेरी बात कर लेने दे। दिनेश भाई ने कुछ चीजों को एक्सप्लेन किया, अलग अलग इनके उम्मीदवारों के गुण अवगुण बताए उन्होंने, वो ठीक बता रहे हूँ। इस तरह का वहां पर सिस्टम रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरी निजी राय अगर जानी जाए, तो चूंकि खट्टर साहब यहाँ पर आ रहे हैं, तो जिस तरीके से खट्टर जी का अवतरण हुआ था अचानक, कोई ने सोचा नहीं था कोई ऐसा नाम भी भारतीय जनता पार्टी फेंक सकती, क्योंकि इसकी आदत जो है फैसलों से लोगों को चौंकाने का। हमने भी अपने पैकेज में यही कहा। तो इस अदा को जो है ये जल्दी छोड़ नहीं सकते।
अब इस अदाय में कौन आएगा? इस अदाय में जो है सोलंकी जी से लेके थावरचंद गहलोत तक जो है कहीं कहीं पड़े पड़े कोई भी खोज के लाया जा सकता है। तो अब अपने को ये देखना है कि ये जो चमत्कारी पुरुष है ये लोग कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं, और उससे प्रदेश का कल्याण हो, भला हो, बस इतनी अपनी आकांक्षा है। ठीक है, जो बिल्कुल वक्त फिसल गया सर। दिनेश जी का क्लोजिंग रिमार्क ले लेता हूं। दिनेश जी, चौंकाएगी बीजेपी, ये उम्मीद है आपको? ये हमने अपने पैकेज में भी कहा कि भाई इनकी ये तो है कि चौंकाने की आदत तो है। ये तो इतना लंबा समय हो गया तो सब तो चौंके हुए ही हैं, और इतने सारे जो बड़े बड़े नाम हैं उनमें से किसी का भी होगा तो हमारे पास चौंकने का कारण होगा, और इनके अलावा भी कोई होगा तो भी चौंकने का कारण होगा। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। एक शेर के साथ खात्मा करूंगा आज की इस डिबेट का कि वो चल दिए वो अब आ रहे हैं, बस ये सोच के हम दिल बहला रहे हैं। हालांकि ज़्यादा देर तक हम शायद नहीं बहला पाएंगे। सोमवार उम्मीद की जानी चाहिए कि नया नाम, सूबे के नए मुखिया का नाम वो है सार्वजनिक हो जाएगा। आज की चर्चा में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को ही, तब संभव है कि हम नए सीएम के व्यक्तित्व कृतित्व पर चर्चा करेंगे। आज की चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV।